तो थर्ड नंबर के टॉपिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो सेंटर स्टेट रिलेशंस थर्ड नंबर का टॉपिक है, पॉलिटी की जो PT 365 है उसके अंदर। तो इसमें जो 3.1 नंबर का टॉपिक है वो है रिफॉर्म्स इन सेवन शेड्यूल। तो सेवन शेड्यूल के अंदर क्या रिसेंटली रिफॉर्म्स किए गए हैं उनको हम देख लेते हैं। तो ये न्यूज़ के अंदर क्यों है, क्योंकि मैनी जो एक्सपर्ट्स हैं, काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ने एडवोकेट किया है कि आप रिविजिट कीजिए सेवन शेड्यूल को ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसमें आप कुछ कुछ रिफॉर्म्स कीजिए, है ना। तो उससे पहले देख लेते हैं रेशनल बिहाइंड द लिस्ट सिस्टम। तो लिस्ट सिस्टम जो चलता है पूरा, और लिस्ट जो पूरी रहती है ये काफ़ी हिस्टोरिकली इसका जो डेवलपमेंट है काफ़ी पुराने टाइम से आपको पता है ना। तो ये जो लिस्ट है, उन लिस्टों के अंदर क्या रीज़न है इन लिस्टों को लेके आने का और क्यों रखी गई है इन लिस्टें। जो सेंट्रल लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, एंड देन कॉन्करेंट लिस्ट होती है, एंड देन डिफरेंट काइंड ऑफ, उसके अलावा जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो रेजिडुअल सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं, वो क्यों लाए गए हैं बेसिकली हम देखना चाहें तो। इससे क्या होता है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया बनी रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ध्यान रखना है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म डेवलपमेंट होता है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यहाँ से बनती है काफ़ी हद तक। उसके अलावा बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, एंड इनेबलिंग होती है रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस की। तो ये सभी पॉइंट्स है जो कि रेशनल बताते हैं, पीछे का लिस्ट जो है वेरियस लिस्ट उनको लाने के पीछे का जो रेशनल है वो बताया जाता है। अब देखते हैं हम, तो सेवन शेड्यूल है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो आर्टिकल ध्यान रखना है, 246 आर्टिकल जो है सेवन शेड्यूल अंडर 246 क्या करता है, प्रोवाइड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में तो क्या क्या स्टेट गवर्नमेंट्स जो है और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में जो पावर और एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर का, तो वो यहाँ पे आर्टिकल 246 और सेवन शेड्यूल यहाँ पे एक साथ आपको देख लेना है पूरा, है ना। और ये क्या करता है, ये स्पेसिफाई करता है रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इनटू थ्री लिस्ट, नेमली यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। आर्टिकल 248 जो होता है ना, उसके अंदर रेजिडरी पावर्स के बारे में बोला गया है और वो पार्लियामेंट को सौंपा गया है। उसका जो उसकी जो जिम्मेदारी है उसके रिगार्डिंग जो भी पावर्स है वो पार्लियामेंट को दिए गए हैं। रेजिडरल जो पावर्स होती हैं, ये आर्टिकल्स आपको स्पेसिफिकली याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है। तो जो रेजिडुअल पावर्स हैं वो रेफर करती हैं पावर ऑफ जुडिक्शन अपॉन सब्जेक्ट्स दैट आर नॉट मेंशन इन स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट स्टेट लिस्ट के अंदर जो नहीं है वो फिर एक्चुअली में रेजिडुअल पावर के अंदर चला जाएगा, रेजिडरी जो लिस्ट है एक तरह से पावर उसमें चला जाएगा। तो इस तरह से सेवन शेड्यूल के अंदर तो तीन ही लिस्टें हैं, आपको ध्यान रखना है ना, और रेजिडरी पावर आर्टिकल 248 के अंदर मेंशन है। तो लिस्ट नंबर 1 जो है आपकी जो यूनियन लिस्ट होती है, उसको यदि आप देखें तो इसे यूनियन लिस्ट भी बोला जाता है। इसके सब्जेक्ट्स को मोटे मोटे तौर पर देखा जाए, पार्लियामेंट के पास इसके लिए एक्सक्लूसिव पावर होता है ना, इसके रिगार्डिंग लॉज बनाने का। तो इसमें डिफेंस आ जाएगा, फॉरेन अफेयर्स आ जाएगा, रेलवेज आ जाएगा, बैंकिंग आ जाएगा, etc। और यूनियन लिस्ट के अंदर क्या है, अभी राइट नाउ 100 नंबर्स आइटम्स है, जो कि स्टार्टिंग ओरिजिनली 97 थे। इस तरह से हम जब लिस्ट 2 की बात करते हैं, जैसे कि स्टेट लिस्ट भी बोला जाता है, तो इसमें स्टेट लेजिस्लेचर्स जो होते हैं वो इनके पास पावर होती है एक्सक्लूसिव, है ना, इनके अंदर पावर होती है इसके रिगार्डिंग लॉज बनाने की। तो इसमें पब्लिक ऑर्डर आ जाता है, पुलिस आ जाता है, पब्लिक हेल्थ आ जाता है, सैनिटेशन आ जाता है ना, बैटिंग, गैम्बलिंग वगैरह। ये ध्यान रखना है आपको, स्पेसिफिकली गैम्बलिंग वगैरह है जो स्टेट लिस्ट के अंदर आ रहा है। ओरिजिनली इसके अंदर 66 जो थे आइटम्स थे, अभी 61 है। और लिस्ट नंबर 3 यदि कॉन्करेंट लिस्ट की बात की जाए, ठीक है, तो इसके अंदर बताया गया है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर ओवर विच बहुत पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही इसके अंदर बना सकते हैं कानून इसके ऊपर। और इसके अंदर एजुकेशन आ जाएगा, पॉपुलेशन कंट्रोल आ जाएगा, फैमिली प्लानिंग, क्रिमिनल लॉ वगैरह, क्रिमिनल लॉ एंड उसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल्स, फॉरेस्ट, इट इज़। तो स्पेसिफिकली ये तो आपको याद रख ही लेना है, जहाँ यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखा रखे हैं जो है ना कि कौन सा किस लिस्ट के अंदर आ रहा है। अभी रिसेंटली 52 आइटम्स इसके अंदर है, ओरिजिनली केवल 47 इसमें आइटम्स थे, ये भी आपको देख लेना है। उसके बाद हम आगे देखें थोड़ा, तो भाई सेवन शेड्यूल का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1861 के अंदर जब काउंसिल एक्ट आया था, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी उनको क्या किया गया था, विच हैड सब्सटेंशियल इंडियन रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे चीज़ें लाई गई थी स्टार्टिंग में ना, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और यहीं से पोर्टफोलियो सिस्टम भी स्टार्ट हुआ था। आपको पता है 1861 का जो काउंसिल एक्ट था। तो यहाँ से कहीं ना कहीं पे हम ट्रैक कर सकते हैं ये जो सेवन शेड्यूल के अंदर पावर्स का सेपरेशन जो हो रखा है, एक्चुअली पावर नहीं, जो किस पावर किस लिस्ट के ऊपर कौन कौन बना पाएगा कानून, इसकी बात कहीं ना कहीं पे 1861 से स्टार्ट हुई है काइंड ऑफ। 1882 के टाइम पे, लॉर्ड रिपन के टाइम पे रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया जाता है, इलेक्टेड म्यूनसिपल काउंसिल्स एंड रूरल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स। तो इस तरह से ये चीज़ें चलती हैं, डेवलपमेंट होता है। फिर 1909 आता है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के अंदर एम्पावर कर दिया जाता है प्रोविंशियल काउंसिल्स को, एनेबलिंग मोर इंडियन रिप्रेजेंटेशन। और फिर 1919 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर रिलैक्स कर दिया जाता है सेंट्रल का कंट्रोल ओवर प्रोविंसेज बाय डिमार्केटिंग द सेपरेटिंग सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। तो आप देख सकते हो ये लैंडमार्क है पूरा, और यहाँ पे ये एक वाटरशेड मोमेंट है ना। तो वाटरशेड मोमेंट ये रहा जबकि ये चीज़ें एक्चुअली में स्टार्ट हुई है ना। 1919 बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। 1935 की यदि हम बात करें,
तो 1935 लेट डाउन द स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स इनटू 3 लिस्ट। तो बेसिकली 3 लिस्टेज के अंदर डिवाइड होगा, है ना, जो आज का स्वरूप हम देखते हैं वो 1935 के अंदर था, और विच हैज़ बीन रिटन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी फिर रखा गया है। अब देखते हैं हम अमेंडिंग यदि हम करते हैं 7th शेड्यूल के अंदर अमेंडमेंट हम करते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा 7th शेड्यूल को अमेंड करने का। इट कैन बी अमेंडेड एज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल 368 इन पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग, जो कि पार्ट 20 में दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अमेंडमेंट होगा यदि 7th शेड्यूल को आप अमेंड करते हैं तो। और ये रिक्वायर करता है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट की जरूरत होगी, और वो भी किस काइंड ऑफ स्पेशल मेजोरिटी होगी वो देख लो आप। मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस बाई ए मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, एंड साथ ही साथ में कंसेंट ऑफ द हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर बाई ए सिंपल मेजोरिटी। तो ये पूरा इस तरीके का यहाँ पे अमेंडमेंट रहेगा। आर्टिकल 368 के अंदर आने वाला ये अमेंडमेंट है, ध्यान रखना है आपको। यदि आपको 7th शेड्यूल के अंदर कुछ भी अमेंडमेंट करना है तो इस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। अब देखते हैं अदर प्रोविजंस दैट कैन बी अमेंडेड इन सच मैनर, और कौन कौन से प्रोविजंस है जिनको इस मैनर में अमेंड किया जा सकता है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, तो मतलब और कौन से हैं चीज़ें हैं जिनको कि इस तरीके से अमेंड किया जाएगा आर्टिकल 368 के अंदर आके इस तरह की स्पेशल मेजोरिटी के साथ। तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, उसमें यदि कोई परिवर्तन करना है तो इस टाइप की मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसा कि 7th शेड्यूल को अमेंड करने के लिए मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट है। एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स के रिगार्डिंग कोई अमेंडमेंट करना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट एंड पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर, आर्टिकल 368 इटसेल्फ, इसको भी यदि अमेंड करना है तो इसके लिए जो प्रोसीजर होगा, जो मेजोरिटी होगी वो स्पेशल मेजोरिटी इस टाइप की होगी, मैंने बता दिया। मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस एंड बाई ए मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, एंड साथ ही साथ में कंसेंट ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट्स लेजिस्लेचर बाई ए सिंपल मेजोरिटी। तो ये सब चीज़ें हैं। तो 7th शेड्यूल के रिगार्डिंग हमने बात सुन ली है, देख ली है, जान ली है। सेंटर स्टेट रिलेशन हम देख रहे हैं। इसमें 3.2 नंबर का जो टॉपिक है उसको देखते हैं, जिसमें कि सतलज यमुना लिंक कैनाल की बात की गई है। क्या है ये सतलज यमुना लिंक कैनाल, देखते हैं इसको फर्स्ट ऑफ ऑल, और क्यों न्यूज़ के अंदर है ये भी देखते हैं। तो सतलज यमुना लिंक कैनाल इशू है वो कंटिन्यू टू रिमेन अनरिजॉल्व रहा है, एज हरियाणा एंड पंजाब हैव फेल्ड टू रीच एनी सेटलमेंट ओवर वाटर शेयरिंग ऑफ रवि एंड ब्यास रिवर्स। तो रवि और ब्यास रिवर के ऊपर जो वाटर शेयरिंग के अंदर कोई भी फाइनल कंक्लूजन नहीं पहुंच पाया है, कोई सेटलमेंट नहीं हो पाया है। इस वजह से सतलज यमुना लिंक कैनाल का जो इशू है वो बना हुआ है। थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में, अबाउट द SYL कैनाल, सतलज यमुना लिंक कैनाल के बारे में देख लेते हैं। इट इज प्रपोज 214 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल कनेक्टिंग सतलज एंड यमुना रिवर। तो सतलज और यमुना रिवर को कनेक्ट करने वाली कैनाल है। देखो ये जा रही है आपकी यमुना रिवर, और यदि हम यहाँ पे देखते हैं तो ये जा रही है आपकी सतलज रिवर। ये लोकेशंस भी आपको अच्छे से देख लेनी है, काइंड ऑफ, है ना। तो यहाँ पे ये इसको लिंक करने की बात चल रही है। यहाँ से कुल मिला के सतलज यमुना लिंक हेड एंड फिर चंडीगढ़ को यहाँ से देखते हुए आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस तरह से लिंक करने की कुछ बात यहाँ पे है। 92 किलोमीटर कैनाल ऑलरेडी कंप्लीटेड, 92 किलोमीटर की कैनाल कंप्लीट की जा चुकी है। यहाँ पे आपको देख लेना है कि गोवन सागर डैम है कहीं ना कहीं पे, भाखड़ा डैम है, नांगल डैम है, इनकी लोकेशन आप देख सकते हो यहाँ पे, जो कि सतलज रिवर के ऊपर है, रोपर करके जगह एंड सतलज, ऑल दिस यू कैन लाइक आप देख सकते हो सब चीज़ों को। फाइनली यहाँ पे यमुना है, एंड किस तरह से काइंड ऑफ आप ये कैनाल ये नहीं है, जस्ट सॉरी फॉर दिस, ये कैनाल इस तरह से यहाँ से ये आ रही है ना, काइंड ऑफ दिस इज द कैनाल, एंड ये इस तरह से पूरी कनेक्टिविटी कुछ हो रही है, काइंड ऑफ देख लीजिए आप, ये यमुना कैनाल यहाँ से आ रही है ना, एक करनाल करके जगह है, एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर कैनाल जो कि 92 किलोमीटर की ऑलरेडी बन चुकी है। ओके, तो इसमें क्या बताया गया है कि भाई 214 किलोमीटर लंबी एक कैनाल है जो कि क्या करेगी, कनेक्ट करेगी सतलज और यमुना रिवर को, विच वाज प्लान्ड इन 1966 आफ्टर स्टेट ऑफ हरियाणा फॉर्म्ड आउट ऑफ द पंजाब। तो जब स्टेट ऑफ हरियाणा को बनाया गया था पंजाब में से, तब से ये प्लानिंग चल रही है 1966 से, ठीक है। और इसमें क्या बात की गई है, इसमें हरियाणा को प्रोवाइड किया जाएगा एवरेज एनुअल शेयर ऑफ द सरप्लस रवि ब्यास रिवर का वाटर का। हरियाणा कंप्लीटेड इट्स स्ट्रेच ऑफ SYL कैनाल इन 1980s। तो 1980 में ही हरियाणा अपनी तरफ का स्ट्रेच कंप्लीट कर चुका है, वाइल पंजाब जो है वो लगातार साइड करता रहता है। रिपेरियन प्रिंसिपल एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इट्स वाटर, काइंड ऑफ इस तरीके के प्रिंसिपल्स की बातें यहाँ पे पंजाब वाले करते रहते हैं। एंड रिपेरियन प्रिंसिपल, तो पंजाब की तरफ से ये पॉइंट आते रहते हैं। रिपेरियन प्रिंसिपल्स स्टेट दैट ऑनर ऑफ लैंड एडजेसेंट टू ए वाटर बॉडी हैज़ द राइट टू यूज वाटर। तो ये क्या है, रिपेरियन प्रिंसिपल है, ध्यान रखना है आपको। रिपेरियन प्रिंसिपल स्टेट दैट ऑनर ऑफ द लैंड एडजेसेंट टू ए वाटर बॉडी हैज़ द राइट टू यूज वाटर, ठीक है। अब देखते हैं, हरियाणा आर्ग्यू करता है, हरियाणा आर्ग्यूज दैट इट्स southern part of the state are facing water problem due to the depleted groundwater. Haryana has been denied its rightful share in water as assessed by Iradi Tribunal 1987.
तो ये रेडी ट्रिब्यूनल 1987 को भी आपको ध्यान रख लेना है। और डिनाइड कर दिया गया है राइटफुल शेयर, तो हरियाणा हैज बीन डिनाइड राइटफुल शेयर इन वाटर एज असेस्ड बाय रेडी ट्रिब्यूनल 1987। तो इन सब चीज़ों को आपको देख लेना है। अब देखते हैं मेजर रिवर स्टेट जो डिस्प्यूट्स हैं, इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स काफ़ी सारे आपको पता है इंडिया के अंदर हैं, तो उनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो रवि और ब्यास, रवि ब्यास सतलज के ऊपर जो ये पूरा प्रिंसिपल ये जो है, इसमें तो कौन कौन से स्टेट्स आ रहे हैं, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट का कारण बना हुआ है। नर्मदा वाला जो है इसमें स्टेट जो कंसर्न है, तो हम क्या देख रहे हैं, इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स जो है उनके रिगार्डिंग हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे नर्मदा रिवर की जब हम बात करते हैं तो एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, तो उनके साथ ये डिस्प्यूट रहता है नर्मदा रिवर का। ये मंडेल या मंदोवी महादाई जो रिवर है, इसके अंदर गोवा, कर्नाटका और महाराष्ट्र रहते हैं। कृष्णा रिवर के अंदर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका रहते हैं। पेरियार जो रिवर है वो तमिलनाडु और केरला के बीच में है ना, एक इसके बीच इनके बीच में कंट्रोवर्सी है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है। कावेरी कंट्रोवर्सी नहीं, कॉन्फ्लिक्ट्स है, मतलब काइंड ऑफ डिस्प्यूट है बेसिकली, है ना। तो कावेरी रिवर को हम यदि देखना चाहें तो ये कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी के लिए इशू है। गोदावरी रिवर की बात करते हैं तो काफ़ी सारे स्टेट्स आप देख सकते हो। ये वंशधारा रिवर को भी देख लेना है, महानदी रिवर को भी देख लेना है। वंशधारा की यदि बात करते हैं हम तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में काफ़ी बड़ी एक डिस्प्यूट है, काफ़ी बड़ा। तो दिस इज ऑल अबाउट दी डिस्प्यूट्स ऑफ दी मेजर रिवर डिस्प्यूट्स, इंटर स्टेट डिस्प्यूट यहाँ पे है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, इनको देख लेते हैं अपन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो इसको देख लेते हैं। तो 7 शेड्यूल में स्टेट लिस्ट जो है उसकी एंट्री नंबर 17 है। 7 शेड्यूल के अंदर आपको पता है 3 टाइप की लिस्ट होती है, उसमें जो स्टेट लिस्ट है उसकी जो एंट्री नंबर 17 है उसमें बताया गया है। एंट्री नंबर 17 में क्या क्या लिखा गया है, वाटर सप्लाईज, इरीगेशन, कैनाल्स एंड ड्रेनेज वगैरह को एंट्री 17 के अंदर डाला गया है स्टेट लिस्ट की। यूनियन लिस्ट की एंट्री 56 के अंदर रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंटर स्टेट रिवर्स एंड रिवर वैली वगैरह की बात की गई है। तो ये 7 शेड्यूल में तो यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 17 एंड यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 56 में इसके रिगार्डिंग बात की गई है, जहाँ पे कि स्टेट लिस्ट के अंदर वाटर सप्लाईज, इरीगेशन, कैनाल्स, ड्रेनेज वगैरह की बात की गई है। एंट्री नंबर 56 ऑफ यूनियन लिस्ट के अंदर रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंटर स्टेट रिवर्स एंड रिवर वैलीज वगैरह इन सब की बात की गई है। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हम देख रहे हैं इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल 262 क्या बोलता है, आर्टिकल 262 बोलता है एडजुडिकेशन ऑफ द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द वाटर्स ऑफ द इंटर स्टेट रिवर्स और रिवर्स वैली। तो आर्टिकल 262 एडजुडिकेशन करता है डिस्प्यूट्स का रिलेटिंग टू वाटर्स ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स ऑफ रिवर और रिवर वैलीज का, है ना। तो आर्टिकल 262 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में आपको जान के रखना है। इन एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ कन्फर्ड बाय द आर्टिकल 262 पार्लियामेंट इनेक्टेड इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। तो ध्यान रखना है, इसके लिए फिर एक बाद में एक्ट भी लाया गया है 1956 के अंदर, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 लाया गया है। और ये एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय द आर्टिकल 262, तो उसके लिए एक्ट बनाया गया है, ध्यान रखना है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के साथ साथ एक एक्ट भी है जो भी हमने देख लिया है ना। आगे देखता है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956 बोलता क्या है, इट एम्पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेट अप द ट्रिब्यूनल फॉर एडजुडिकेशन ऑफ दी इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट को एडजुडिकेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो ट्रिब्यूनल को सेटअप कर सकते हैं। ये कौन सा एक्ट पावर प्रोवाइड करता है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 ये पावर प्रोवाइड करता है। डिसीजन ऑफ ट्रिब्यूनल इज फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन पार्टीज टू डिस्प्यूट, ये बात भी यहाँ पे लिखी गई है। इंटर स्टेट तो डिसीजन ऑफ ट्रिब्यूनल इज फाइनल, ध्यान रखना है आपको, एंड बाइंडिंग ऑन पार्टीज ऑफ डिस्प्यूट, पार्टीज टू डिस्प्यूट, ओके। एंड इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट एक्ट, ये क्या कर रहा है, अमेंडमेंट क्या किया गया है इस एक्ट के अंदर, रिप्लेस करता है डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म अंडर एक्ट बाय सेटलिंग अप ए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी की बात यहाँ पे की गई है, एंड ए सिंगल परमानेंट ट्रिब्यूनल फॉर डिस्प्यूट सेटलमेंट। तो ये अमेंडेड एक्ट के अंदर ये 2 प्रोविजंस किए गए हैं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी एंड सिंगल परमानेंट ट्रिब्यूनल फॉर डिस्प्यूट सेटलमेंट। तो ये 2 बातें यहाँ पे बोली गई है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट चलता रहता है ना, उसके रिगार्डिंग हमने पूरा देख लिया है। और इसको हमने किसके अंदर देखा, सतलज यमुना लिंक कैनाल जो था उसके अंदर हमने ये सारे डिस्प्यूट्स वगैरह काफ़ी अच्छे से देख लिए। अब हम देखते हैं 3.3 टॉपिक के अंदर सेंटर स्टेट जो रिलेशंस हैं उसके अंदर ही 3.3 का जो टॉपिक है उसमें अदर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही है सेंटर स्टेट रिलेशंस के रिगार्डिंग वो देख लेते हैं। तो 9 शेड्यूल जो है थोड़ा न्यूज़ में रहा है, क्यों रहा है देख लेते हैं। तो 9 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा न्यूज़ में है। झारखंड असेंबली ने क्लियर किया है एक बिल टू इंक्रीज रिजर्वेशन इन वैकेंट गवर्नमेंट पोस्ट एंड सर्विसेज टू 77%, ठीक है। हाउ एवर जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है दैट इट विल कम इनटू फोर्स ओनली आफ्टर सेंट्रल जो है इंक्लूड कर लेता है इट इन 9 शेड्यूल। तो ऐसी बात हुई है। अब तो 9 शेड्यूल को देख लेते हैं कि क्या है। 9 शेड्यूल जो ऐड किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है 1951 के अंदर, टू प्रोटेक्ट द लॉज इंक्लूडेड इन इट फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटनी ऑन ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो ये फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया था 9 शेड्यूल को
और जुडिशियल स्क्रूटनी से जो कानून बनेंगे उनको जुडिशियल स्क्रूटनी से बचाने के लिए इसको डाला गया था। यदि वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन कर रहे हैं तो उनको उसके अंदर डाल दिया जाएगा और फिर वो जुडिशियल स्क्रूटनी से बच जाएंगे, इसलिए ये पर्टिकुलर जो है शेड्यूल लाया गया था स्टार्टिंग में। लेकिन आई.आर. कोइलो जो केस है, आई.आर. कोइलो केस वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का जो केस है, आई.आर. कोइलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस के अंदर साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि लॉज कैन नॉट एस्केप द बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट इफ इंसर्टेड इनटू 9th शेड्यूल आफ्टर 1973। तो 1973 के बाद में यदि किसी लॉ को 9th शेड्यूल के अंदर डाल भी दिया गया है तो बेसिक स्ट्रक्चर का जो टेस्ट है उसको वो एस्केप नहीं कर सकते हैं, मतलब उनका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। सिंपल सी बात बोली जाए तो उनकी जुडिशियल स्क्रूटनी की जा सकती है। ओके, तो ये था 9th शेड्यूल के रिगार्डिंग। अब देख लेते हैं हम अफ्स्पा के बारे में, आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट अफ्स्पा। तो ये AFSPA रिमूव कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ऑन अकाउंट ऑफ इम्प्रूव सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन पार्ट्स ऑफ असम, नागालैंड एंड मणिपुर स्टेट्स। तो काफ़ी जगह से हटा दिया गया है वहाँ से, है ना। तो विद दिस अफ्स्पा रिमेन्स इन फोर्स इन पार्ट ऑफ दीज 3 स्टेट्स एज वेल एज इन पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, J&K टू हैज ए सिमिलर एक्ट। ठीक है, तो विद दिस अफ्स्पा रिमेन इन फोर्स इन पार्ट्स ऑफ दीज 3 स्टेट्स एज वेल एज, तो कुछ पार्ट्स के अंदर ये अभी भी वहाँ पे है, कौन कौन से स्टेट, असम, नागालैंड एंड मणिपुर, एंड इन पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड J&K टू हैज ए सिमिलर एक्ट। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई गई है। तो अफ्स्पा के बारे में थोड़ा कुछ और देख लेते हैं। तो अफ्स्पा ग्रांट्स स्पेशल पावर अंडर सेक्शन 4 ऑफ अफ्स्पा एक्ट एंड इम्यूनिटी सेक्शन 6 टू आर्म फोर्सेज टू ब्रिंग बैक ऑर्डर इन डिस्टर्ब्ड एरियाज। तो ये आपको पता ही है अफ्स्पा के बारे में काफ़ी अच्छे से। Disturbed areas are declared under Section 3 of AFSPA Act 1958 when a part of whole state or UT in such a condition that use of armed forces in aid of civil power is necessary. Kind of ही आपको सबको पता है। And distributed area are declared by governor of state and administrator of UT or by central government. तो ये डिस्टर्ब एरिया को डिक्लेयर कौन करेगा, इसके रिगार्डिंग बात की गई कि गवर्नर ऑफ स्टेट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी करेंगे और बाई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये किया जाएगा। अब हम देखते हैं इंटर स्टेट काउंसिल को देख लेते हैं क्या है ये। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिकॉन्स्टिट्यूटेड ISC, तो रिकॉन्स्टिट्यूट किया है ISC को सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो जो प्रेसिडेंट है अंडर आर्टिकल 263 कैन एस्टेब्लिश सच ए काउंसिल एंड अथोराइज टू डिफाइन। तो यहाँ पे कौन एस्टेब्लिश करते हैं, आर्टिकल 263 के अंदर जो प्रेसिडेंट हैं वो करते हैं इसको एस्टेब्लिश, ध्यान रखना है आपको। एंड अथोराइज टू डिफाइन नेचर ऑफ द ड्यूटीज टू बी परफॉर्म बाई सच काउंसिल। तो इसके लिए प्रेसिडेंट जो होते हैं वो अथोराइज होते हैं। इन परसुएंस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ द सरकारिया कमीशन ISC वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1990। तो सबसे पहले 1990 में जो आपकी सरकारिया कमीशन थी उनकी रिकमेंडेशन पे इसको बनाया गया था स्टार्टिंग में ISC को। तो इंटर स्टेट काउंसिल के रिगार्डिंग कुछ और देख लेते हैं। तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर से ये फिर निकलती है, ISC बनती है। ध्यान रखना है आपको इसका कंपोजिशन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नॉन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, परमानेंट नहीं है, ये नॉन परमानेंट जो आर्टिकल 263 के अंदर इंटर स्टेट काउंसिल बन रही है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए स्पेसिफिकली आपको इसके ऊपर फोकस करना है। ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आर्टिकल 263 के अंदर जो कि आती है। इसकी कंपोजिशन की यदि हम बात करें तो इसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे जो कि इसके चेयरमैन होंगे और जो CMs होंगे ऑल स्टेट्स और 6 यूनियंस मिनिस्टर एज मेंबर्स। तो 6 यूनियन मिनिस्टर, सभी स्टेट्स के CM एंड जो चेयरमैन जो होंगे इसके प्राइम मिनिस्टर होंगे। CM of UT having legislative assemblies and administrators of UT not having legislative assembly are also its members। तो इसका कॉन्स्टिट्यूट देख लीजिए आप कौन कौन इसके अंदर होता है। यूनियन होम मिनिस्टर विल बी चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी, यानी स्टैंडिंग कमेटी के इसके अंदर चेयरमैन होंगे कौन, यूनियन होम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होंगे ISC के। 10 यूनियन मिनिस्टर्स एज परमानेंट इनवाइटी और 10 यूनियन मिनिस्टर परमानेंट इनवाइटी के तौर पे होंगे। फंक्शंस क्या होंगे ISC के, तो इंक्वायरी करेगा इनटू एंड एडवाइजिंग एंड डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स, इन्वेस्टिगेट करेगा एंड डिस्कस करेगा सब्जेक्ट्स इन विच टू स्टेट्स और स्टेट्स एंड द यूनियन हैव ए कॉमन इंटरेस्ट और मेकिंग रिकमेंडेशंस फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन पॉलिसी एंड एक्शन। तो ये सभी ISC के काम रहेंगे। तो हमने ISC के बारे में जान लिया है। अब देखते हैं 25 ईयर्स ऑफ इंडो नागा सीज फायर एग्रीमेंट। 1997 से 2022 तक 25 ईयर्स हो चुके हैं इंडो नागा सीज फायर एग्रीमेंट के। तो देख लेते हैं फिर। तो सीज फायर एग्रीमेंट बिटवीन द इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम, तो इसको बोलते हैं NSCN। तो इसाक मुहिवा वाला जो ग्रुप है, इसाक मुहिवा वाला, तो ये 1 अगस्त 1997 को इफेक्ट के अंदर आया था ये सीज फायर एग्रीमेंट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नेशनल
सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के बीच में हुआ था, तो उसको आज 25 साल हो चुके हैं। आफ्टर मल्टीपल राउंड ऑफ टॉक्स, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट विद नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN-IM 2015 के अंदर साइन किया गया है एक, है ना। इसाक मुहिवा ग्रुप है ना, ध्यान रखना आपको। बट पीस प्रोसेस फेल टू प्रोग्रेस अपेरेंटली ड्यू टू दिस एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज ओवर नागा फ्लैग एंड जह जाबो। यह जाबो नागा कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं, काइंड ऑफ, जो भी इसका मतलब प्रोनाउंसिएशन है आप देख लेना एक बार। विच NSCN-IM इंसिस्ट वर इनकॉर्पोरेटेड इन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, काइंड ऑफ, है ना, ये देख लेना। तो ये दिस इज ऑल अबाउट नागा सीज फायर एग्रीमेंट, जिसको कि 25 ईयर्स अभी हो चुके हैं। एंड आफ्टर मल्टीपल राउंड ऑफ टॉक्स के बाद में एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट भी साइन होना था, जो कि 2015 के अंदर साइन हुआ था। एक्चुअली में कौन कौन था इसमें? NSCN-IM इसाक मुहिवा के बीच में 2015 के बीच में ये साइन हुआ था फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, ठीक है। एंड बाद में हुआ क्या? बट पीस प्रोसेस फेल्ड हो गया है apparently due to the disagreement between the two parties over Naga flag and this Naga constitution, kind of, which NSCN-IM insist were incorporated in framework, kind of। तो इसको आपको देख लेना है, ये हो गया है। अब देखते हैं पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट। ये पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स होते क्या है, PDRD ग्रांट्स होते क्या है? तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज रिलीज 7th मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ PDRD ग्रांट्स टू 14 स्टेट्स। तो PDRD ग्रांट्स जो है पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स जो है उसका 7th मंथली इंस्टॉलमेंट जो है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, उन्होंने रिलीज किया है 14 स्टेट्स के लिए, 14 स्टेट्स के लिए। PDRD ग्रांट्स आर प्रोवाइडेड टू स्टेट अंडर आर्टिकल 275 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखना है आपको, इस आर्टिकल को भी ध्यान रखना है। PDRD जो ग्रांट्स होते हैं प्रोवाइड किए जाते हैं स्टेट्स को अंडर आर्टिकल 275 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ग्रांट्स आर रिलीज टू स्टेट्स एज पर रिकमेंडेशन ऑफ सक्सेसिव फाइनेंस कमीशंस, ठीक है, टू मीट द गैप इन रेवेन्यू अकाउंट्स ऑफ द स्टेट्स पोस्ट डिवोल्यूशन। एंड एलिजिबिलिटी क्या होगी ये ग्रांट्स को अचीव करने के लिए, जैसे कि ये 14 स्टेट्स को भी प्रोवाइड किया गया है। एलिजिबिलिटी ऑफ स्टेट टू रिसीव दिस ग्रांट एंड द क्वांटम ऑफ ग्रांट फॉर द पीरियड फ्रॉम 2021 टू 25-26 वाज डिसाइडेड बाय 5th कमीशन, 5th फाइनेंस कमीशन के द्वारा, 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा इसको डिसाइड किया गया था, काइंड ऑफ, है ना। अब देख लेते हैं हम ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ADCs के बारे में खुद देखते हैं कि क्या होती हैं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है एक KHADC मेघालय के अंदर। उन्होंने अपोज किया है स्टेट गवर्नमेंट्स की डील विद असम टू रिजॉल्व बाउंड्री डिस्प्यूट। तो ये जो काउंसिल है इन्होंने अपोज किया है कि भाई जो असम गवर्नमेंट डील कर रही है ना बाउंड्री डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है, असम गवर्नमेंट के साथ जो मेघालयन गवर्नमेंट डील कर रही है उसको इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा अपोज किया है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को। देख लेते हैं जब ये अपोज किया ही है तो ध्यान रखना है आपको, जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है वो 6th शेड्यूल के अंदर आती है। तो अंडर 6th शेड्यूल विद एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल पावर्स के साथ में यहाँ पे ये जो है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स आती हैं। 6th शेड्यूल कंसिस्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम के अंदर। तो उनके साथ डील करता है 6th शेड्यूल के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन जो ट्राइबल एरियाज का होता है उसके साथ 6th शेड्यूल एक तरह से डील करता है। प्रेजेंटली यहाँ पे 10 ADCs है, तो 10 जो है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स अभी राइट नाउ हैं, 10 जो कि असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के अंदर है। कंपोजिशन की यदि हम बात करें ADC के, तो इसमें एटलीस्ट 30 मेंबर्स होते हैं, 4 आर नॉमिनेटेड बाई गवर्नर, जिसमें कि 4 को गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। एंड 26, मैं दोबारा बोलना चाहूँगा यहाँ पे, इस मैगजीन के अंदर इतना ज़्यादा स्टैटिक पोर्शन कवर किया गया है, तो आप यदि अच्छे से मैगजीन को कवर करते हो तो काफ़ी बड़ा 70 to 80% स्टैटिक पोर्शन भी आपका इस मैगजीन के साथ ही कवर हो जा रहा है, क्योंकि जितने भी मेजर जो स्टैटिक पोर्शंस है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से होलिस्टिकली दिए गए हैं, है ना। तो ये काफ़ी अच्छा इस मैगजीन का फीचर है कि आपको करंट के साथ साथ स्टैटिक की काफ़ी बड़ी अच्छी पकड़ ये देता है, तो आपको इसको फॉलो करना चाहिए स्टैटिक सिलेबस को भी कवर करने के लिए, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो इसमें से 4 जो होते हैं वो नॉमिनेटेड गवर्नर होते हैं, और 26 जो होता है इलेक्टेड, नॉमिनेट किया जाता है ADCs के अंदर 4 को तो गवर्नर के द्वारा, और 26 जो होता है इलेक्टेड होता है। तो 26 का इलेक्शन होता है अडल्ट फ्रेंचाइजी के द्वारा, और टर्म ऑफ ऑफिस 5 साल का होता है, ध्यान रखना है ADCs के अंदर आपको। तो 30 लोग होते हैं इसके अंदर, ओके, एटलीस्ट 30 मेंबर होंगे। पावर्स की यदि हम बात करें तो गवर्नर इज एम्पावर्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज एरियाज और चेंज द नेम्स ऑफ द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स, है ना। तो गवर्नर के पास ये पावर होती है। एंड काउंसिल्स हैव बीन एंडोव्ड विद सिविल एंड क्रिमिनल जुडिशियल पावर, तो काउंसिल्स को सिविल एंड क्रिमिनल जुडिशियल पावर भी दी गई है। कभी ऐसा बोल दिया जाए क्वेश्चन के अंदर कि भाई ADCs को सिविल जुडिशियल पावर्स प्रोवाइड की गई है लेकिन क्रिमिनल जुडिशियल पावर्स प्रोवाइड नहीं की गई है, तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये काउंसिल्स हैं, इनको क्यों दी गई होगी ये पावर, बट ऐसा नहीं है। क्रिमिनल एंड सिविल दोनों जुडिशियल पावर्स इनको प्रोवाइड की गई है। जुडिक्शन ऑफ दिस काउंसिल इज सब्जेक्टेड टू जुडिक्शन ऑफ
कंसर्न हाई कोर्ट। तो कंसर्न हाई कोर्ट का जो जुडिक्शन होता है ना, उससे ही इनका जो जुडिक्शन होता है वो क्या होता है, जुडिक्शन ऑफ दिस काउंसिल इज सब्जेक्ट टू द जुडिक्शन ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट। ओके, तो ये ध्यान रखना आपको। अब देखते हैं महाजन कमीशन के बारे में, देखते हैं कि महाजन कमीशन क्या है। तो महाजन कमीशन जो है क्यों न्यूज में है, इन 1966 द सेंट्रल सेटअप द महाजन कमीशन टू रिजॉल्व द बॉर्डर डिस्प्यूट इन महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड केरला। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरला के जो डिस्प्यूट थे बॉर्डर के रिगार्डिंग उनको रिजॉल्व करने के लिए 1966 के अंदर सेंट्रल ने महाजन कमीशन सेटअप किया था। द कमीशन रिकमेंडेड दैट 264 विलेजेस टू बी ट्रांसफर टू महाराष्ट्र एंड दैट बेलागावी, जिसे बेलगाम भी बोलते हैं, एंड 247 विलेजेस रिमेन विद कर्नाटका। तो ये बात इन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी। महाराष्ट्र रिजेक्टेड द रिपोर्ट एंड इन 2004 मूव सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग दिस, है ना। और बेलागावी, तो बेलागावी जिसे बेलगाम भी बोलते हैं, बेलागावी इज करंटली पार्ट ऑफ कर्नाटका। तो ये देख लेना आपको, है ना, महाजन कमीशन किससे रिलेटेड है, कभी आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है। तो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस हमारे यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। तीसरे नंबर का टॉपिक हमने काफ़ी अच्छे से कवर यहाँ पे कर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 4 जो कि है जुडिशरी। तो जुडिशरी को स्टार्ट करते हैं, टॉपिक नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देख रहे हैं 4.1 नंबर का टॉपिक जो कि है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन न्यूज़ के अंदर क्यों है, तो रिसेंटली ने सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जेक्ट किया है टू फ्रिवोलस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन टू पेटिशंस आती है उसके रिगार्डिंग एंड इम्पोज की है पेनल्टीज जो पेटिशनर्स हैं उनके ऊपर फॉर फिलिंग लग्जरी लिटिगेशन। तो लग्जरी लिटिगेशन फिल करने के लिए इनके ऊपर क्या पेनल्टीज भी लगाई गई है। तो इस वजह से अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और उनका सिग्निफिकेंस भी यहाँ पे हम देखते हैं क्या है, और थोड़ा बैकग्राउंड भी देखते हैं, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट भी देखते हैं। तो पहले हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देख लेते हैं। तो 1976 के अंदर होता क्या है, पिल का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है जस्टिस कृष्णा अय्यर इन मुंबई, ठीक है, मुंबई कमागार सभा, ठीक है, वर्सेज अब्दुल थाई केस। तो कमागार सभा वर्सेज अब्दुल थाई केस था वेयर अनरजिस्टर्ड वर्कर्स एसोसिएशन वाज ग्रांटेड टू इंस्टीट्यूट रिट पेटिशन अंडर आर्टिकल 32। तो कहीं ना कहीं पे आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ वैसे है नहीं, आपको ध्यान रखना 1976 में आप इसको देख सकते हो, ट्रैक कर सकते हो वहाँ से। और जस्टिस जो एसोसिएटेड है वो है कृष्णा अय्यर, ठीक है। 1979 के अंदर क्या होता है कि फर्स्ट एवर रिपोर्टेड PIL, ठीक है, हुसैन आरा खातून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार दैट फोकस ऑन इनह्यूमन कंडीशंस ऑफ प्रिजनर्स एंड अंडर ट्रायल्स की जो इनह्यूमन कंडीशन के रिगार्डिंग फर्स्ट PIL फाइल होती है यहाँ पे इस केस के अंदर, ठीक है, 1979 के अंदर। 1981 के अंदर PN भगवती का नाम काफ़ी फेमस है, आपको पता है। न्यू पीरियड ऑफ PIL मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय जस्टिस PN भगवती इन SP गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है, बेसिकली आपको देखना है थोड़ा, जस्ट ए मिनट, थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम हो गई है ना। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, ओके, तो यहाँ से स्टार्ट होता है ये काइंड ऑफ। और जस्टिस जो भगवती है, जो जस्टिस भगवती है हैज़ बीन कॉल्ड एज द फादर ऑफ PIL। तो पिल का फादर बोला जाता है जस्टिस भगवती को। इस चीज़ को आपको देख लेना है थोड़ा। आप देखते हैं अबाउट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के रिगार्डिंग कुछ देखते हैं और इसके सिग्निफिकेंस को भी जानते हैं। तो PIL इन यूज ऑफ लॉ टू एडवांस ह्यूमन राइट्स एंड इक्वलिटी और रेज इशूज ऑफ ब्रॉड। आपको थोड़ा सा लाइट चले जाने की वजह से मेरे मतलब मुझको देखने में प्रॉब्लम होगी, तो इट्स नॉट ए कंसर्न, मैं यहाँ पे रीड आउट कर रहा हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप बैक स्क्रीन के ऊपर ध्यान दीजिए। ओके, तो हम देखते हैं कि PIL जो है, तो लाइट दोबारा आ चुकी है, ओके, ठीक है। तो PIL इन यूज ऑफ लॉ, तो PIL के बारे में देखते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसके सिग्निफिकेंस को हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि PIL इज द यूज ऑफ लॉ टू एडवांस ह्यूमन राइट्स एंड इक्वलिटी और रेज इश्यूज ऑफ ब्रॉड पब्लिक कंसर्न। यहाँ पे एक्सप्रेशन जो PIL हैज बीन बोरोड फ्रॉम अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस है, वहाँ से ये PIL करके जो एक्सप्रेशन है वो लिया गया है। PIL इज बेस्ड अपॉन आर्टिकल 39A विच मेक्स श्योर दैट स्टेट सिक्योर्स एंड प्रोवाइड्स जस्टिस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, क्रीड, ETC। इसके बिना पे डिस्क्रिमिनेशन किए बिना जो है आपका जो स्टेट है वो आपको जस्टिस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आर्टिकल 39A के अंदर ये बोला गया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे PIL वहाँ से बेस्ड है। PIL इज द पावर गिवन टू पब्लिक बाई कोर्ट्स। तो कोर्ट्स को एक तरह से PIL इज द पावर गिवन टू पब्लिक बाई कोर्ट्स, तो पब्लिक को कोर्ट्स के द्वारा दिया हुआ पावर PIL है। पब्लिक इंटरेस्ट केसेज में अराइज फ्रॉम बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ मैटर्स, ठीक है, तो दोनों से ये केसेज जा सकते हैं। सम ऑफ मैटर्स विच आर कंसिडर अंडर PIL आर बॉन्डेड लेबर, है ना, एट्रोसिटीज ऑन वुमेन, काइंड ऑफ एन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, फूड अडल्ट्रेशन,
मेंटेनेंस ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर ETC, सभी के रिगार्डिंग PIL आती रही है और ये कुछ इंपॉर्टेंट PIL के केसेज है। PIL कैन बी फिल्ड इन एनी हाई कोर्ट और डायरेक्टली इन सुप्रीम कोर्ट। तो PIL को किसी भी हाई कोर्ट में और डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिल किया जा सकता है। हम देख लेते हैं थोड़ा, PIL कैन बी फिल्ड बाई, तो किस किस के द्वारा PIL को फिल किया जा सकता है, तो इसके बारे में आपको देख लेना है। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया जो पेटिशनर नीड नॉट टू बी एग्रीव्ड पर्सन, तो यहाँ पे ध्यान रखना है पेटिशनर का एग्रीव्ड पर्सन होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया जो है ऐसा कर सकता है, और ऐसा नहीं है कि वो उससे प्रभावित हो रहा हो तो ही वो करेगा। ऑर्गेनाइजेशन विद कंडीशन नॉट बेस्ड ऑन पर्सनल एजेंडाज बट पब्लिक इंटरेस्ट, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है बट पब्लिक इंटरेस्ट में यदि वो कुछ फाइल करना चाहते हैं ऐसा कुछ, तो कर सकते हैं। कोर्ट्स may take awareness of a matter if it is publicly important and can also appoint an advocate, तो कोर्ट्स क्या कर सकते हैं, कोर्ट में टेक अवेयरनेस ऑफ ए मैटर इफ इट इज पब्लिकली इंपॉर्टेंट एंड कैन ऑल्सो अपॉइंट एन एडवोकेट, तो ये कोर्ट भी कर सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको ना। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ PIL। PIL के कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हुई है उनको अब थोड़ा हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 का काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। इसमें क्या होता है, any member of public or NGO acting bona fide can invoke writ judicature of High Court or Supreme Court under Article 26 or 32 respectively, seeking redressal against violation of legal or constitutional rights of persons who due to social or economical or any other disability cannot approach court। तो लोग वल्नरेबल जो हैं, वल्नरेबल जो सेक्शन है जो कि किसी भी रीजन की वजह से कोर्ट तक नहीं पहुंच सकते, तो उनके बिहाफ पे ये जो रिट को इन्वॉक करते हुए और आप PIL लेके आ सकते हो, PIL लेके आ सकते हो कोर्ट्स के अंदर। ये SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 के केस के अंदर बोला गया था। फिर बोला गया आगे MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 का जो केस आता है वो क्या बोलता है, पिल ब्रॉट अगेंस्ट गंगा वाटर पॉल्यूशन, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पेटिशनर ऑल्सो नॉट ए रिपेरियन ऑनर, हालांकि ऐसा नहीं है कि उसके आसपास के एरिया का रिपेरियन ऑनर है, जो आपके पेटिशनर हैं वो है ना, entitled to move the court for enforcement of the statutory provision as he is person interested in protecting the lives of people using Ganga water, तो उनके बिहाफ पे ये आ सकते हैं और ऐसा फाइल कर सकते हैं। कोर्ट ने बोला MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 की केस के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के रिगार्डिंग ये सब कुछ था। अब हम देखते हैं 4.2 नंबर का टॉपिक जो कि है ट्रिब्यूनल्स। तो ट्रिब्यूनल्स की बात करते हैं और क्यों न्यूज़ के अंदर है ट्रिब्यूनल्स, यदि इसको देखते हैं तो रिसेंटली देखो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटेड किया है, एक तरह से बोला, स्टेट किया है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है NGT इज सबऑर्डिनेटेड टू हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट है वो हाई कोर्ट के। ट्रिब्यूनल्स की बात चल रही है, ट्रिब्यूनल्स के बारे में देखने के लिए जा रहे हैं, अच्छे से ट्रिब्यूनल्स को देखेंगे हम पूरा 360 डिग्री अप्रोच के साथ। तो ये क्यों न्यूज़ के अंदर है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ध्यान रख लेना है कि NGT जो है, जो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है, वो सबऑर्डिनेट है हाई कोर्ट की। ये बात किसने बोली है, सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। इन सो फार एज टेरिटोरियल जुरिडिक्शन इज कंसर्न रिगार्डिंग एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग कंस्ट्रक्शन वर्क एट रूसीकोंडा हिल्स इन विशाखापट्टनम, तो ये न्यूज़ यहाँ से उठ के आई है, क्या रखना है, ठीक है। किसके अंदर, इन सो फार एज टेरिटोरियल जुरिडिक्शन इज कंसर्न रिगार्डिंग एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग कंस्ट्रक्शन वर्क एट रूसीकोंडा हिल्स इन विशाखापट्टनम, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बोला गया है। तो आपको ये लोकेशन देख लेनी है, रूसीकोंडा हिल्स को देख लेना है, कहाँ पे है, कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, आप देख सकते हो ना, तो काफ़ी बेनिफिट्स है इसको देखने के। अब देखते हैं NGT का थोड़ा सा सेटअप देख लेते हैं, लॉज देख लेते हैं। NGT ट्राइज सिविल केसेज अंडर 7 लॉज, 7 लॉज के अंदर सिविल केसेस को ट्राई करता है जो NGT होता है वो। तो इसमें कौन कौन से 7 सिविल केसेज हैं, या सॉरी 7 लॉज हैं जिनके अंदर सिविल केसेस को डील करेगा NGT। तो वो 7 लॉज हैं, एक तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, नॉट पॉपुलेशन इज पॉल्यूशन, नॉट पॉपुलेशन इज पॉल्यूशन, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, तो इसके अंदर ये एक तरह से सिविल केसेस को देखेगा। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट 1977, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो इन सभी के अंदर, इन सभी लॉज के अंदर जो सिविल केसेज आएंगे उनको NGT ट्राई करेगा काइंड ऑफ। तो थोड़ा और देख लेते हैं क्यों न्यूज़ के अंदर NGT और NGT क्या है क्या नहीं है, थोड़ा और देखते हैं हॉलिस्टिकली, ठीक है। In case of conflicting orders, constitutional court's order will prevail over that of statutory tribunals, तो ये ट्रिब्यूनल्स के ऊपर प्रिवेल करेगा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का ऑर्डर, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है। अर्लियर इन L Chandra Kumar वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल्स अंडर आर्टिकल 323A, तो ट्रिब्यूनल जो होती है आर्टिकल 323A के अंदर आती है, आपको पता ही है, और 323B के अंदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर सब्जेक्टेड टू रिट जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट
आर्टिकल 226। तो पहले एक केस था उसके अंदर एल चंद्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो ऑर्डर्स होंगे ट्रिब्यूनल्स के अंदर आर्टिकल 323A और 323B के अंदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर सब्जेक्टेड टू जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। आर्टिकल 226 के अंदर वो रहेंगे, काइंड ऑफ बताया गया है। अब देख लेते हैं कि ट्रिब्यूनल्स के अंदर एंड कोर्ट्स के अंदर डिफरेंस क्या होता है, या फिर बेसिकली हम देखें ट्रिब्यूनल्स और हाई कोर्ट को यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं हम। तो देखो एस्टेब्लिशमेंट जो होता है बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हुआ है ट्रिब्यूनल्स का, यदि हम देखते हैं तो इंसर्टेड वाया 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 बाई एडिंग 323A जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होते हैं, 323B जो कि अदर मैटर्स के ट्रिब्यूनल्स होते हैं। रिकमेंडेड बाई स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे इनको लाया गया था। बट यदि हाई कोर्ट की हम बात करें तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही है, बाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओनली आता है, ठीक है। तो ये तो पावरफुल हो ही जाता है ट्रिब्यूनल्स से, नो डाउट। पर्पज जो था ट्रिब्यूनल्स को लेके आने का, टू रिजोल्व डिस्प्यूट एंड कंप्लेंट्स ऑन स्पेसिफिक मैटर्स के लिए लाए गए थे। और यहाँ पे टू इंटरप्रेट एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर जुडिक्शन एंड गिव डिसीजन ऑन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस के अंदर डिसीजन देना है, इसके लिए आपके हाई कोर्ट होते ही हैं। इनका जो प्रोसीजरल कंप्लायंस जो होता है, तो प्राइवेट ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं वो नॉट बाउंड बाय स्पेसिफिक प्रोसीजर लाइक CRPC बट गवर्न बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल से गवर्न रहते हैं, लेकिन CRPC की जो प्रोसीजर होता है उससे ये कोई बाउंड नहीं है जब हम बात करेंगे ट्रिब्यूनल्स की। बट यहाँ पे ये प्रोसीजरल कोर्ट से बाउंड होता है जो हाई कोर्ट होता है वो। मेंबर्स की हम बात करें मिक्स जुडिशियल एंड एक्सपर्ट विद स्पेशल नॉलेज इसके अंदर होते हैं ट्रिब्यूनल्स के अंदर, यहाँ पे जुडिशियल ओनली होते हैं हाई कोर्ट्स के अंदर। पावर्स की बात की जाए तो यहाँ पे बताया गया है लिमिटेड टू द लॉज अंडर विच दे आर सेट। तो जहाँ जिन लॉज के अंदर उनको सेट किया जाता है वहाँ उसके अंदर लिमिटेड हो जाती है इनकी पावर जो होती है, उसी लॉज के अंदर पावर रहती है। पावर टू यूज ऑल इनेक्टेड लॉज बिफोर मेकिंग ए डिसीजन। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा एम्पावर्ड है, हाई कोर्ट काफ़ी है ना, इनका डोमेन काफ़ी ब्रॉड है। अब देखते हैं ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो ट्रिब्यूनल्स है, एक तो NGT है ही, दूसरा जो आप है SAD की बात कर सकते हो, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल, AFT, वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल की बात आ जाती है यहाँ पे। कस्टम्स एक्सरसाइज है ना एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो ये सब कॉम्पैक्ट है ना, तो ये सभी ट्रिब्यूनल्स वगैरह हैं हमारे यहाँ पे। NGT को थोड़ा सा देखें थोड़ा सा, तो बाई गवर्नमेंट अंडर NGT एक्ट 2010 के अंदर NGT को लाया गया। इसके जो कंपोजिशन होता है, चेयरपर्सन होते हैं अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद CGI। तो इनके जो चेयरपर्सन होता है स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, एक तरीके से वैधानिक नहीं संवैधानिक निकाय है ये, सॉरी संवैधानिक नहीं वैधानिक निकाय है ये। तो चेयरपर्सन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, आपको ध्यान रखना है ना। तो चेयरपर्सन जो होते हैं अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन कंसल्टेशन विद CGI। एटलीस्ट 10 एंड मैक्सिमम 20 जुडिशियल मेंबर्स एंड एक्सपर्ट इसके अंदर होते हैं। देखना चेयरमैन जो होता है NGT का कैसे आता है, अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन कंसल्टेशन विद CGI। ओके, टेन्योर जो होता है 5 साल का होता है, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। इंपॉर्टेंट बात है, रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। और आगे देखते हैं फंक्शन की जब हम बात करते हैं, जुडिक्शन ओवर ऑल सिविल केसेज रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन। तो जुडिक्शन होता है इनके अंदर और ऑल सिविल केसेज रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन के रिगार्डिंग पूरा इनके पास जुडिक्शन होता है। इस डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टीज इन्वॉल्व्ड, और सभी के ऊपर इनके डिसीजंस होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं। आगे देखते हैं अबाउट ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स। तो रैशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 2021। तो कुछ ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स हुए हैं और रैशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 2021 आया है, उसके भी आप पे देखते हैं ट्रिब्यूनल्स के बारे में क्या रिफॉर्म्स हुए हैं। तो इट रिप्लेस ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स रैशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021 को इन्होंने रिप्लेस करते हुए एक्ट बना दिया है काइंड ऑफ, है ना। तो इस ऑर्डिनेंस को हटाते हुए तो इसने क्या प्रपोज किया है, इसने प्रपोज किया डिजोल्व कीजिए सर्टेन एग्जिस्टिंग अपीलेट बॉडीज एंड ट्रांसफर देयर फंक्शन टू अदर एग्जिस्टिंग जुडिशियल बॉडीज। ऐसी बात यहाँ पे बोली गई है। फॉर इंस्टेंस फंक्शन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल अंडर सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952, इसको हाई कोर्ट को आप ट्रांसफर कर दीजिए, है ना। तो ये बात यहाँ पे हुई है काइंड ऑफ। एंड इट proposes to set up a search cum selection committee that will select and appoint chairpersons and member of the various tribunal। तो इसके लिए सर्च कम सिलेक्शन कमेटी की भी बात यहाँ पे की गई है इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर। एंड इट अमेंड द फाइनेंशियल एक्ट 2017 टू स्पेसिफाई दैट दीज कमिटीज विल कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। तो इसमें फाइनेंस एक्ट को क्या किया गया है, अमेंड किया गया है, बताया गया है, स्पेसिफाई किया गया है कि भाई ये जो कमेटी होंगी कंसिस्ट करेंगी CGI और सुप्रीम कोर्ट के जज नॉमिनेटेड बाई हिम एज ए चेयरपर्सन विद सेकंड कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई, 2 secretaries nominated by central government sitting on or outgoing chairperson or retired Supreme Court judge or retired Chief Justice of High Court, Secretary of Ministry under tribunal is constituted, Secretary of Ministry under which tribunal is constituted, ठीक है। तो उसके सेक्रेटरी है ना, विद नो वोटिंग राइट काइंड ऑफ। तो ये सब बातें यहाँ पे बोली गई है, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव सा ये पूरा है। इट डिटेल्स टर्म्स ऑफ चेयरपर्सन ऑन मेंबर एट 4 years। तो 4 साल टर्म्स करने की बात यहाँ पे है। Subjected to an upper limit of 70 years for chairperson, 67 years for other members with provision of reappointment।
तो यहाँ पे सारी बातें बोली गई है। 50 ईयर्स इज मिनिमम एज लिमिट फॉर अपॉइंटमेंट एज ए चेयरपर्सन और मेंबर। तो यहाँ पे इस एक्ट के अंदर इतनी सारी बातें बोल दी गई है, इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज जो है ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स करने की बात यहाँ पे की गई है काइंड ऑफ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एक्ट है थोड़ा, है ना, और इस वजह से ट्रिब्यूनल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाती हैं, है ना, इस चीज़ को देखते हुए। अब की डेवलपमेंट एक ट्रिब्यूनल सिस्टम इन इंडिया को देखते हैं कि ट्रिब्यूनल सिस्टम के अंदर की डेवलपमेंट क्या रहा है इंडिया के अंदर। तो 1941 के अंदर फर्स्ट ट्रिब्यूनल बनाया गया था, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। अभी आपको लग सकता है कि भाई इंडिया की फ्रीडम के बाद में ट्रिब्यूनल्स आए होंगे काइंड ऑफ, बट 1941 के अंदर फर्स्ट ट्रिब्यूनल बनाया जाता है जो कि इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल रहता है। 1969 के अंदर फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन रिकमेंड करता है सेटअप करने के लिए सिविल सर्विसेज ट्रिब्यूनल एट नेशनल एंड स्टेट लेवल के ऊपर। 1974 के अंदर सिक्स जो आपका लॉ कमीशन है वो रिकमेंड करता है सेपरेट हाई पावर ट्रिब्यूनल एंड कमीशन फॉर एडजुडिकेशन ऑफ मैटर इन हाई कोर्ट्स। 1976 के अंदर 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है और काफ़ी एक वाटरशेड मोमेंट था ये। और इसमें क्या किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एंड अदर ट्रिब्यूनल्स को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। फाइनेंस एक्ट 2017 जो होता है रीऑर्गेनाइज करता है ट्रिब्यूनल सिस्टम को बाय मर्जिंग ट्रिब्यूनल्स बेस्ड ऑन फंक्शनल सिमिलरिटीज। तो फंक्शनल सिमिलरिटी के बिहाफ पे ट्रिब्यूनल्स को मर्ज करके ये काम किसने किया है, फाइनेंस एक्ट 2017 ने किया है। एंड ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स एक्ट बाद में अभी एक बिल है, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स रैशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस बिल 2021 वाज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। तो ये लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। अब यहाँ पे क्या बोला गया है अबाउट ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स रैशनलाइजेशन सर्विस एक्ट 2021। तो यहाँ पे ऑर्डिनेंस था पहले रिप्लेस द ट्रिब्यूनल, तो ये एक्ट बन चुका है। मे भी आप इसको थोड़ा देख लेना काइंड ऑफ, पहले बिल की यहाँ पे बात कर रखी है ना, ऑर्डिनेंस के फॉर्म में आया एंड देन अब एक्ट बन चुका है काइंड ऑफ। तो इसको थोड़ा देख लेना क्योंकि इसके अंदर जो रिकमेंडेशंस हैं और इसके भी आप पे जिस तरह ट्रिब्यूनल्स के अंदर रिफॉर्म किए जाने हैं वो काफ़ी ड्रास्टिक है। तो उसको आपको देख लेना है कि वो किस स्टेज में है, क्या वो एक्ट बन चुका है, क्या वो आ चुका है या फिर अभी आना है, रिफॉर्म्स हो चुके हैं या होने हैं, इसके बारे में मैं भी अपडेटेड नहीं हूँ अभी। तो आप इसको थोड़ा देख लेना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है ये। अब देखते हैं हम आगे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्पीकर एज ट्रिब्यूनल। तो यहाँ देख लेते हैं थोड़ा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो ट्रिब्यूनल के रिगार्डिंग है। स्पीकर एज ट्रिब्यूनल, तो स्पीकर ऑफिस हैज़ बिन अंडर कंट्रोवर्सी ओवर डिसीजन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएज। तो ये कंट्रोवर्सी के अंदर रहता है, स्पीकर का ऑफिस अंडर कंट्रोवर्सी रहती है जब डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएज किया जाता है ना। तो इस वजह से तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है पार्लियामेंट टू रीथिंक whether the disqualification petition ought to be entrusted to a speaker as quasi-judicial authority as speaker continues to belong to a political party either de jure और de facto। तो हाई कोर्ट ने बोला है कि क्या आपको ऐसा देना चाहिए, है ना, जो स्पीकर है उनको ही पावर। पार्लियामेंट में सीरियसली कंसिडर अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूट स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली एज आर्बिटर ऑफ डिस्प्यूट्स कंसर्निंग डिस्क्वालिफिकेशन विच अराइज अंडर 10 शेड्यूल विद ए परमानेंट ट्रिब्यूनल। तो इसके रिगार्डिंग बात यहाँ पे चल रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एंड ऑल दैट, है ना। तो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स वगैरह के बारे में हमने यहाँ पे देख लिया है काइंड ऑफ, वैसे देखा जाए तो। अब हम चलते हैं आगे और जो नेक्स्ट टॉपिक है अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस जो हैं उसको देखते हैं। जस्ट ए मिनट, देखते हैं कितना बड़ा टॉपिक है, इस बार हमको कवर कर लेना चाहिए क्या इसको। हाँ, तो ये और देख लेते हैं, फिर 4.4 नंबर के टॉपिक से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पे है अपॉइंटमेंट ऑफ जज। तो जज के अपॉइंटमेंट का इशू कंसर्न लगातार बना रहता है, काफ़ी ज़्यादा पेंडेंसीज रहती हैं। तो देखते हैं फिर ये न्यूज़ के अंदर है क्यों। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विल हैव ऑल सैंक्शन सीट्स फिल्ड, है ना, 34 आफ्टर मोर देन 2 ईयर्स। तो पहली बार पूरी सैंक्शन जो सीट्स हैं 34 वो फिल कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर आफ्टर मोर देन 2 ईयर्स, ऐसा हुआ है। तो न्यूज़ के अंदर क्यों है ये और थोड़ा देख लेते हैं। एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट हैज़ स्ट्रेंथ ऑफ 32 जज एज अगेंस्ट ए सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ 34 जज। तो देखो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विल हैव ऑल सैंक्शन सीट्स फिल्ड 34 आफ्टर मोर देन 2 ईयर्स, ठीक है। तो ये भरने वाली है सीट्स काइंड ऑफ, ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पे। एंड एट प्रेजेंट जो है 32 जजेज यहाँ पे है, जो कि पूरी सीट्स अभी है नहीं, 34 सीट्स जो है सैंक्शन है और 32 जज अभी हैं। तो आर्टिकल 124 जो है उसका क्लोज 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ऑफ इंडिया का, वो क्या बोलता है, पार्लियामेंट बाई लॉ प्रिस्क्राइब्स द स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो पार्लियामेंट बाई लॉ प्रिस्क्राइब करेगी जो स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट की, उसको यहाँ पे आर्टिकल 124 क्लोज 1 के अंदर ये बात बोली गई है। पहले देख लेते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलेजियम सिस्टम। तो कॉलेजियम सिस्टम के रिगार्डिंग जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स रही है उनको देखते हैं, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम के बिहाफ पे ये जजेस को अपॉइंट किया जाता है ना, तो इसलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट जज केस है 1981 का, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, इसको SP गुप्ता केस भी बोलते हैं, इसे फर्स्ट जज केस भी बोलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल्ड इस टाइम दिया था और रिकमेंड किया था मेड बाई CJI। तो प्रेसिडेंट क्या किया था कि यहाँ पे दोबारा देखो इसको, है ना, फर्स्ट जज के 1981 SP गुप्ता केस के अंदर क्या हुआ था, ऐसी रूल दैट रिकमेंडेशन मेड बाई CJI टू प्रेसिडेंट कैन बी
रिफ्यूज फॉर कॉजेंट रीजन्स, ठीक है, देयर बाई गिविंग ग्रेटर से टू एग्जीक्यूटिव। तो ये फर्स्ट जजमेंट केस के अंदर रहा था कि रिकमेंडेशन जो सीजीआई को द्वारा प्रेसिडेंट को दी जा रही है कैन बी रिफ्यूज फॉर कॉजेंट रीजन्स देयर बाई गिविंग ग्रेटर से टू एग्जीक्यूटिव। तो इस तरह से एग्जीक्यूटिव को अपर हैंड पे लाके यहाँ पे रख दिया था। एंड देन सेकंड जज केस आता है 1993 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन स्कारा, ये क्या बोलते हैं, वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस था। सीजीआई ओनली नीड टू कंसल्ट टू सीनियर मोस्ट जजेज ओवर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर्स। तो ये बात सेकंड जज केस के अंदर बोली गई। थर्ड जज केस जो 1998 का रहा, उसमें बोला गया सीजीआई शुड कंसल्ट विद फॉर सीनियर मोस्ट एससी जज टू फॉर्म दिस ओपिनियन ऑन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर्स। तो ये जो जजेस के केसेज हैं, जज केसेज जो हैं जजेस के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेज है ना कोलेजियम सिस्टम के डेवलपमेंट के अंदर, तो इस वजह से आपको इनको देख लेना है थोड़ा, है ना। अब देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज इन जुडिशरी कैसे होता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 124 जो आपका आर्टिकल है, उसका जो क्लॉज 2 है, उसके अंदर कुल मिला के यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट वगैरह होती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन विद द हेल्प ऑफ द कोलेजियम सिस्टम के थ्रू ये होता है। सीजीआई शुड बी ऑफ सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कंसिडर फिट टू होल्ड द ऑफिस। नेक्स्ट सीजीआई नेम इज रिकमेंडेड बाय आउटगोइंग सीजीआई। तो ध्यान रखना आपको, कोलेजियम सिस्टम की जब हम बात करते हैं, द वे बाय विच जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड एंड ट्रांसफर्ड। तो ये कोलेजियम सिस्टम वो सिस्टम होता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है इज ए 5 मेंबर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम 5 मेंबर्स की बॉडी होती है, विच इज हेडेड बाय इनक्यूबेंट सीजीआई एंड कंप्राइजेज फॉर अदर सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ द कोर्ट एट दैट टाइम। हाई कोर्ट की यदि हम बात करें तो हाई कोर्ट का जो कॉलेजियम होता है लेड बाय इनकम्बेंट चीफ जस्टिस एंड 2 अदर सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ दैट कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में सीनियर मोस्ट जजेस 4 होते हैं, जबकि हाई कोर्ट में 2 होते हैं, ध्यान रखना है आपको। डिस्ट्रिक्ट जजेस की यदि हम बात करते हैं तो हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन डिस्ट्रिक्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट जो जज होता है वो पजेस ओरिजिनल एपलेट जुडिक्शन इन बोथ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल मैटर्स के अंदर वो रखते हैं। अपॉइंटमेंट पोस्टिंग प्रमोशन आर मेड बाई गवर्नर ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट पोस्टिंग और प्रमोशन जो किया जाता है वो गवर्नर ऑफ स्टेट के द्वारा किया जाता है इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। तो इस पेज को आपको देख लेना। क्वालिफिकेशन जो होती है डिस्ट्रिक्ट जज के लिए, शुड नॉट ऑलरेडी बी इन सर्विस ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और शुड हैव बीन एन एडवोकेट और ए प्लीडर, ठीक है, फॉर 7 ईयर्स एंड शुड बी रिकमेंडेड बाय हाई कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट। तो ये सभी क्या है, हाई कोर्ट की ये क्वालिफिकेशन है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट्स है उनके जजेस के लिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बनने के लिए काइंड ऑफ। तो यहाँ पे 4.3 नंबर का टॉपिक भी हमारा हो जाता है, जुडिशियल काइंड ऑफ टॉपिक का नाम था अपॉइंटमेंट्स के रिगार्डिंग, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, है ना। तो इसके रिगार्डिंग टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। 4.4 नंबर का टॉपिक है प्रिजन रिफॉर्म्स, जिसको कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। थैंक यू।